नमस्कार। आज हम पैट्रिक मग्गी की किताब एप्पल इन चाइना के आधार पर एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। ये किताब एप्पल और चीन के बीच के उस रिश्ते की परतें खोलती है जो बहुत ही पेचीदा है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और जो खतरनाक भी है। देखिए, एप्पल और चीन के बारे में जो कहानी हम सब ने सुनी है कि कैसे एप्पल ने चीन के मजदूरों का फायदा उठाया, वो असल में कहानी का सिर्फ एक पहलू है, आधा सच है। इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो इस पूरी कहानी को पलट देता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि एप्पल ने चीन के मजदूरों का शोषण किया। असल बात यह है कि चीन की सरकार ने एप्पल को ऐसा करने दिया ताकि बदले में चीन एप्पल का फायदा उठा सके। मतलब ये एक दो तरफा खेल था। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। हम समझेंगे कि ये दो तरफा रिश्ता क्या है, फिर जानेंगे कि एप्पल आखिर अमेरिका छोड़कर क्यों निकला, ये चाइना मशीन बनी कैसे, इसकी सफलता की कीमत क्या थी, और आखिर में आज के दौर में ये खतरनाक निर्भरता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ये दो तरफा रास्ता। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है कि एक बड़ी कंपनी ने एक गरीब देश का इस्तेमाल किया। नहीं, ये सौदा कहीं ज्यादा पेचीदा है। पश्चिमी देशों में जो कहानी चलती है वो इस पहेली का सबसे बड़ा टुकड़ा तो देखती ही नहीं। असल में चीन ने बहुत होशियारी से अपने लाखों मजदूरों का इस्तेमाल किया ताकि उसे एप्पल की टेक्नोलॉजी, उसका पैसा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की समझ मिल सके। एक तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को ही अपने जाल में फंसा लिया। अच्छा, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एप्पल जैसी कंपनी जो हर छोटी से छोटी चीज पर अपना कंट्रोल चाहती है, उसने अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल किसी और को क्यों दे दिया। एप्पल की शुरुआत की कहानी काफी दिलचस्प है। 1951 में अमेरिका के कोलोराडो में उनकी अपनी फैक्ट्री थी, लेकिन वो डेल और कंपैक्ट जैसी कंपनियों से ना तो कीमत में मुकाबला कर पा रही थी, ना ही प्रोडक्शन में। फिर उन्होंने जापान की सोनी से पावरबुक 100 बनवाया, जो सिर्फ 13 महीनों में तैयार हो गया और जबरदस्त हिट हुआ। लेकिन 90 के दशक के आखिर तक जापान बहुत महंगा हो गया, और तो और जब शार्प जैसे पार्टनर्स ने एप्पल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, तो एप्पल को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और यहीं से कहानी में दो ऐसे किरदारों की एंट्री होती है जिन्होंने मिलकर एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक थे टिम कुक और दूसरे थे टेरी गाओ। ये दोनों लोग जमीन आसमान का फर्क रखते थे। टिम कुक, जो हर चीज को बहुत ध्यान से सोच समझ कर करते थे, एक एक यूनिट का हिसाब रखते थे, और दूसरी तरफ थे टेरी गाओ, फॉक्सकॉन के मालिक, करिश्माई, बेहद डिमांडिंग और थोड़े बेरहम, जिन्हें बस काम करने और सीखने की भूख थी। इन दोनों की इसी जोड़ी ने एप्पल को दुनिया के टॉप पर पहुंचाया। टेरी गाओ कैसे इंसान थे, ये समझने के लिए उनके कॉम्पिटिटर की ये बात काफी है। उसने कहा कि टेरी गाओ दुनिया के महानतम बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन साथ ही वो डरावने, बहुत ज्यादा मांग करने वाले और एक सख्त मिजाज इंसान भी हैं। इससे पता चलता है कि एप्पल का मेन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कितना दमदार और जटिल इंसान था। अब फॉक्सकॉन ने आईपॉड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे जीता, इसकी कहानी तो कमाल है। 2003 में उन्होंने एप्पल की कोई मदद लिए बिना खुद से ही आईपॉड की एक हूबहू कॉपी बना डाली, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो ये काम कर सकते हैं। ये उनकी हिम्मत और काबिलियत का जबरदस्त सबूत था। फॉक्सकॉन जिस स्पीड और स्केल पर काम करता था, वैसा दुनिया में और कोई नहीं कर सकता था। एक बार तो टेरी गाओ ने एप्पल के एक बड़े अफसर को मिट्टी का एक खाली मैदान दिखाकर कहा, ये रही आपकी फैक्ट्री, और वादा किया कि आईपॉड नैनो के लॉन्च होने तक वो इसे बनाकर तैयार कर देंगे। लेकिन इस बेमिसाल स्पीड और सफलता का एक अंधेरा पहलू भी था। इस मशीन को बनाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके नतीजे भी काफी अनएक्सपेक्टेड रहे। इस सफलता का असर एप्पल के अपने कर्मचारियों पर बहुत बुरा पड़ा। लगातार काम और हफ्ते में 80-80 घंटे की ड्यूटी ने कई लोगों की शादियां तक तुड़वा दी। हालत इतनी खराब थी कि मजाक में एक प्रोग्राम का नाम पड़ गया था डिवोर्स अवॉइडेंस प्रोग्राम। ये दरअसल उन इंजीनियर्स को दिए जाने वाले बोनस थे ताकि वो अपनी पत्नियों को मना सकें जो उनके लगातार एशिया के लंबे टूर से नाराज रहती थी। इंसानी कीमत बहुत ज्यादा थी। जब प्रोडक्शन पीक पर होता था तो फैक्ट्री के मजदूरों और एप्पल के इंजीनियर्स दोनों के लिए हफ्ते में 80 घंटे से ज्यादा काम करना एक आम बात थी। कई रिपोर्ट्स में तो 15-15 घंटे की शिफ्ट और जबरदस्ती ओवरटाइम का भी जिक्र है। पर चीन ने एप्पल का इस्तेमाल सिर्फ फैक्ट्री के तौर पर नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कैटफिश इफेक्ट कहते हैं।
मतलब मार्केट में एप्पल जैसी एक बड़ी विदेशी मछली को आने दो, ताकि ये लोकल छोटी मछलियां उससे मुकाबला करने, बचने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मजबूर हो जाएं। इसी वजह से वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स चीन की उन कंपनियों तक पहुंच गईं जो बाद में एप्पल की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बनी। और ये कहानी हमें आज के दौर में ले आती है। आज एप्पल चीन के साथ अपने गहरे रिश्ते की वजह से बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक खतरों से घिरा हुआ है। अब जरा ये आंकड़े देखिए, ये साफ बताते हैं कि एप्पल के लिए चीन छोड़ना लगभग नामुमकिन क्यों है। चीन में 2,90,000 इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, जबकि भारत में सिर्फ 4,400। इसका सीधा मतलब ये है कि चीन का वर्कर अकेला नहीं आता, वो अपने साथ एक रोबोट लेकर आता है। ये वहाँ के ऑटोमेशन में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा रिस्क है, ताइवान। दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स जो एप्पल के हर प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो ताइवान की एक कंपनी TSMC बनाती है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार ताइवान को चीन में मिलाने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, ताइवान दुनिया के सबसे बड़े भूकंप वाले क्षेत्र में आता है, यानी वहाँ प्राकृतिक आपदा का भी बहुत बड़ा खतरा है। ताइवान का ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के इस कदम से लगा सकते हैं। उन्होंने इन्हीं जियोपॉलिटिकल खतरों की वजह से ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी TSMC में अपने $5 बिलियन के शेयर बेच दिए। मतलब एप्पल का सबसे बड़ा निवेशक भी अब घबरा रहा है। तो यहाँ आकर हितों का एक बड़ा टकराव दिखता है। अमेरिका का राष्ट्रीय हित ये है कि उसकी सप्लाई चेन चीन जैसे जियोपॉलिटिकल दुश्मनों से दूर और सुरक्षित रहे। वहीं एप्पल का हित ये है कि उसे चीन की विशाल मैन्युफैक्चरिंग और बड़े बाजार तक पहुंच मिलती रहे। इस वजह से एप्पल आज दो सुपर पावर्स के बीच फंस गया है। और आखिर में हम इसे एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या एप्पल और चीन एक नए कोल्ड वॉर में आपस में जुड़े हुए जुड़वा बच्चों की तरह हैं? ये बात एलन मस्क ने कही थी, और ये हमें इस गहरे और खतरनाक रिश्ते के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।